फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज ने निफ्टी की लगभग 3/4 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटा दी है। जी हाँ, 50 में से 37 कंपनियां जहां विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी कम हुई है। अब सवाल ये है कि क्या विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल रहे हैं, क्या उन्होंने इंडियन मार्केट पर भरोसा नहीं रहा, या ये वही समय है जब स्मार्ट मनी चुपचाप पोर्टफोलियो की पोजीशन बदल रही है। क्या रिटेल इन्वेस्टर गलत कंक्लूजन निकाल रहा है? आज हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं देखेंगे, बल्कि हम समझेंगे कि एफआईआई आखिर क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, किन सेक्टर्स से पैसा निकाल रहे हैं, किन सेक्टर्स में पैसा लगा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इससे सीखना क्या चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। सबसे पहले डेटा समझिए। जून 2026 क्वार्टर में एफआईआई ने निफ्टी की 74% कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम की। लेकिन यहीं पे अधिकांश लोग गलती कर देते हैं इसको समझने में। लोग समझते हैं कि अगर होल्डिंग्स कम हुई तो इसका मतलब है कि एफआईआई ने भारी बिकवाली कर दी। लेकिन होल्डिंग्स घटने के कई कारण हो सकते हैं। शेयर बेचना, क्यूआईपी या प्रेफरेंशियल इशू से इक्विटी डाइल्यूशन, प्रोमोटर द्वारा नई इक्विटी इशू होना, कंपनी द्वारा ईसॉप्स इशू, इंडेक्स रीबैलेंसिंग, पैसिव फंड्स की पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट। इसलिए सिर्फ होल्डिंग्स देखकर कंक्लूजन निकालना सही नहीं है। किन कंपनियों में सबसे ज्यादा एफआईआईज की कमी आई, बिकवाली है? सबसे अधिक कमी देखने को मिली कंपनीज जैसे मैक्स हेल्थ केयर, इटर्नल, एचडीएफसी लाइफ, सिप्ला, अदानी इंटरप्राइजेज, एचडीएफसी बैंक, बीईएल, रिलायंस, सन फार्मा और इन्फोसिस जैसी कंपनियों में। अब क्या इसका मतलब है कि ये सारी कंपनियां खराब हो गई? बिल्कुल नहीं। कई बार जब किसी स्टॉक में बहुत बड़ी रैली आ चुकी होती है तो ग्लोबल फंड्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इसे पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कहते हैं। मान लीजिए किसी फंड ने इन्फोसिस में 5 साल पहले निवेश किया। अगर मान लो उसके बाद स्टॉक उसके बाद बढ़ गया, ऑल्दो इन्फोसिस का स्टॉक बढ़ा नहीं है ज़्यादा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो बढ़ गया तो अब उसका वेट पोर्टफोलियो में ज़्यादा हो जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए कुछ हिस्सेदारी कम करते हैं एफआईआईज। ये बहुत कॉमन रिकॉन्फ़िगरेशन का, रीबैलेंसिंग का प्रोसेस है। लेकिन असली कहानी कहाँ छिपी हुई है? सब लोग बेचने की खबर पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये देखते हैं कि एफआईआईज ने बाकी कंपनियों में होल्डिंग बढ़ाई भी है। यानी इंडिया से एग्जिट नहीं, इंडिया के अंदर ही कैपिटल रोटेशन। यानी एक सेक्टर से पैसा निकालकर दूसरे सेक्टर में पैसा जा रहा है, और यही स्मार्ट मनी करता है। रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक बदलने से डरता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थीम्स बदल देता है। आखिर एफआईआई ऐसा कर क्यों रहे हैं? इस समय पूरी दुनिया बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट, एनर्जी ट्रांजिशन, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन और जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। अब फंड मैनेजर सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, वे देख रहे हैं कि अगले 10 वर्षों का विनर कौन होगा। आईटी सेक्टर की कहानी समझिए। पिछले कुछ वर्षों में इंडियन आईटी सेक्टर ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन अब एआई लो एंड कोडिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन और बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को तेजी से बदल रहा है। इसका मतलब हर आईटी कंपनी बराबर नहीं रहेगी। जो केवल ट्रेडिशनल सर्विसेज पे डिपेंडेंट हैं उन पे प्रेशर आ सकता है, लेकिन जो एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग सर्विसेज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और हाई एंड कंसल्टिंग में मजबूत हैं, वे आगे निकल सकते हैं। यानी सेक्टर नहीं, कंपनी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर क्यों इंपॉर्टेंट है? हेल्थ केयर में भी कुछ कंपनियों में एफआईआईज की होल्डिंग घटी है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि हेल्थ केयर खराब सेक्टर हो गया? जरूरी नहीं है। हेल्थ केयर में वैल्यूएशंस कई जगहों पे काफी बढ़ चुके थे। प्रॉफिट बुकिंग होना बहुत नेचुरल था। लॉन्ग टर्म में इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, मेडिकल टूरिज्म, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल चेन्स और स्पेशलिटी केयर अब भी मजबूत स्ट्रक्चरल थीम्स हैं। एचडीएफसी और रिलायंस में कमी क्यों? दोनों भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है, लेकिन इनका वेट ग्लोबल इंडिसेस में बहुत बड़ा है।
जब ग्लोबल फंड्स रिस्क कम करते हैं तो सबसे पहले लार्ज होल्डिंग्स में हल्की कटौती करते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी वहीं सबसे अधिक होती है। इसका मतलब है कि बिजनेसेस खराब हो गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या एफआईआई हमेशा सही होते हैं? नहीं। इतिहास बताता है एफआईआई ने कई बार मार्केट बॉटम पे सेल किया है और कई बार मार्केट पीक पे खरीदारी भी की है। 2020 के कोविड क्रैश याद कीजिए, एफआईआईज ने भारी बिकवाली की थी, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हीं एफआईआईज ने रिकॉर्ड खरीदारी भी की। 2022 में काफी महीनों तक बिकवाली हुई, फिर उसी इंडिया में भारी इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो गया। इसलिए एफआईआई भगवान नहीं है, वे भी ग्लोबल लिक्विडिटी, डॉलर इंडेक्स, इंटरेस्ट रेट और करेंसी रिस्क और अपने इन्वेस्टर्स के रिडम्पशंस के अनुसार डिसीजंस लेते रहते हैं। अब एफआईआई के डिसीजन पर सबसे बड़ा असर किन चीज़ों का होता है? सबसे पहले यूएस फेडरल रिजर्व, अगर अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो डॉलर एसेट अट्रैक्टिव बन जाता है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स, मजबूत डॉलर इमर्जिंग मार्केट पर प्रेशर डाल सकता है। तीसरा, जियोपॉलिटिकल रिस्क। चौथा, ऑयल प्राइसेस। पांचवा, ग्लोबल ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। और छठा, इंडिया का वैल्यूएशन। अगर इंडियन मार्केट दूसरे इमर्जिंग मार्केट की तुलना में महंगा दिखाई देने लगता है तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग बहुत नेचुरल है। लेकिन इंडिया की कहानी अलग क्यों है? इंडिया आज दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से शामिल है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, पीएलआई स्कीम्स का असर दिख रहा है, डिजिटल इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, चाहे वो यूपीआई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सब मिलकर लंबे समय की ग्रोथ स्टोरी बना रहे हैं। इसलिए कई ग्लोबल फंड्स इंडिया से पूरी तरह बाहर नहीं जा रहे हैं, वे पोर्टफोलियो को नए थीम्स के अनुसार रिकॉन्फ़िगर कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती है कि हेडलाइंस पढ़ते हैं और पैनिक में आ जाते हैं। अगर एफआईआई बेच रहे हैं तो रिटेल बेच देता है, अगर एफआईआई खरीद रहे हैं तो रिटेल दौड़कर खरीदने लगता है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग कॉपी करना नहीं है, समझना है कि अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, अर्निंग्स बढ़ रही हैं, मैनेजमेंट अच्छी है और वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं, तो सिर्फ इसलिए बेच देना कि एफआईआई ने होल्डिंग थोड़ी कम कर दी है, शायद सही निर्णय ना हो। आने वाले वर्षों में किन थीम्स पर नजर रखनी चाहिए? अभी भी वही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, पावर इक्विपमेंट्स, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, कैपिटल गुड्स, ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, इंश्योरेंस, असेट मैनेजमेंट, डिजिटल पेमेंट, प्रीमियम कंजम्पशन, हेल्थ केयर इनोवेशन और एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग। इन अगले 10 वर्षों की सबसे बड़ी विनर्स, यहां से जो लिस्ट बताई मैंने, इनमें से निकलने की पूरी संभावना है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मैसेज ये नहीं है कि एफआईआई बेच रहे हैं, बल्कि ये है कि एफआईआई अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं और मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा स्ट्रैटेजी चेंज से बनता है, सिर्फ न्यूज देखकर नहीं। आपको देखना है कि डेटा, बिजनेस वैल्यूएशन और अर्निंग और लॉन्ग टर्म ट्रेंड, इन सब को साथ देखकर आपको डिसीजन लेना है। याद रखिए, बाजार में सबसे बड़ी कमाई नॉइज सुनकर नहीं, ट्रेंड समझकर ही होती है। दोस्तों, इनसाइट मिली होगी आपको इस न्यूज़ के एनालिसिस के बारे में, और इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो बेल घंटा दबा देना और जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।